हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को इसका भाग 1 अच्छा लगा होगा। तो ये इसका भाग 2 है। एक स्त्री की कहानी। उनके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। उनके चेहरे की चमक और तालियों के शोर की गूंज आज भी उनके कानों में गूंज रही हैं। स्वयं के लिए न ही उनके मन में कोई इच्छा थी और ना ही कोई चाह और ना ही जीवन का कोई लक्ष्य था। बस घर वालों ने जो कहा वही करना था। केवल मन में एक ही भूख थी, सम्मान और विशिष्टता पाने की। और शायद इसी कारण आज निराशा और हताशा की गर्त में डूब उतरा रही हूँ। यद्यपि कि मेरा पढ़ा लिखा परिवार था, फिर भी आज से 30 वर्ष पहले मद्रास विश्वविद्यालय में इंग्लिश साहित्य में मास्टर डिग्री में एक लड़की का टॉप करना उनके परिवार, खानदान और यहाँ तक कि पूरे शहर में उन्हें विशिष्ट और महत्वपूर्ण बना दिया। खबरों में फ़ोटो छपी, बड़े बड़े इंटरव्यू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, चारों ओर उनके नाम की धूम हो गई थी। जब सब जगह एक ही प्रश्न पूछा जाता कि आपकी भविष्य के लिए क्या योजना है, क्या सपना, क्या लक्ष्य है, परंतु इन सब के बाद भी उनमें कोई परिपक्वता नहीं थी। वह स्वावलंबन नहीं, या कि अपने भविष्य के विषय में कोई निर्णय स्वयं ले सकूं। और फिर तो परिणाम वही हुआ जो होना था। संपन्न और रईस परिवारों से उनके लिए रिश्ते आने लगे। वह संपन्न आधुनिक विचारों वाले जमींदार परिवार की स्वर्ण पदक प्राप्त कन्या थी। उनका परिवार समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखता था, इसलिए रिश्ते भी बहुयात में आए। उनके पिता ने टी राजेश्वर राव रेड्डीयार को उनके लिए चुना। वह भी दिल्ली विश्वविद्यालय का स्वर्ण पदक प्राप्त युवक था। कुलीन परिवार, आकर्षण, व्यक्तित्व, उच्च पदस्थ अधिकारी को उनके योग्य समझा गया। आज भी उन्हें अच्छी तरह से याद है कि जब वह उन्हें देखने आने वाले थे तो किस तरह से पूरे घर को सजाया संवारा गया था। घर के एक एक कोने में को सजाया गया था। कहाँ किस रंग के फूल सजाने हैं, किस रंग के पर्दे, कौन सी चादर कहाँ बिछाई जाएगी, सब कुछ करने के लिए पहले से प्लान बनाया गया था। मेवे, मिठाइयाँ और फलों का अंबार लगा दिया गया। पकवान और मिठाई की महक से पूरी घर भर गई। अंत में वह घड़ी भी आ गई। राजेश्वर अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ आए। थोड़ी औपचारिकता के बाद वह उनके सामने गई थी, लेकिन अम्मा और दीदी के निर्देशों को मानते हुए उन्होंने अपनी नज़रें नीचे झुका रखी थी। लाज के मारे उन्होंने राजेश्वर को और ठीक से देखा भी नहीं था और फिर उन्हें घर के अंदर भेज दिया गया था। उन दिनों लड़कियों से उनकी राय मात्र दिखावे के लिए पूछी जाती थी। कुछ ही क्षणों में उन लोगों का निर्णय सुनने में आया कि वह पसंद कर ली गई। हैंगर वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे और हम सब एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे थे। उनके अच्छे भाग्य के लिए सब लोग उन्हें सब बधाइयाँ दे रहे थे। सबको खुश देखकर वह भी उन क्षणों में प्रसन्न थी। वह राजेश्वर की वाग्दत्ता बन गई थी। उनकी प्यार भरे मीठे मीठे पत्र लिखने पढ़ने में दिन बीतने लगे थे। वह मीठे मीठे सपनों में खो गई थी। सब कुछ बहुत सुहावना और मनभावन लग रहा था। वह इंद्रधनुष के सतरंगी सपनों में रात दिन डूबी रहती। वह एक बार मिलने भी आए थे। उनकी मीठी मीठी प्यार भरी बातें उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। चूँकि उनकी अपनी कोई सोच ही नहीं थी, अपना कोई वजूद और लक्ष्य नहीं था, इसलिए सब खुश थे तो वह भी खुश थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनकी खुशी किसमें है और वह क्या चाहती हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वह भी खुशी खुशी जेवर साड़ियों को खरीद कर खुश हो रही थी। जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया और भारी जेवरों और सिल्क की ढेरों साड़ियों से लदी फंदी हुई अपने ससुराल में उन्होंने अपने कदम रखे। उनका ससुराल नाम के लिए आधुनिक विचारधारा का था, वरन वास्तविकता यह थी कि वह लोग अंधविश्वासी, पुरातनपंथी और कट्टरपंथी थे। उन लोगों ने की जीवन शैली परंपरावादी और रूढ़िवादी थी। बहू के लिए तरह तरह के नियम कानून थे।
उसे साड़ी पहनकर सिर ढककर घर के काम काज करना होता था। सुबह सवेरे नहाने के बाद पूजा करना, फिर किचन में जाना होता था। जब घर के सब बड़े लोग नाश्ता कर लें तभी बहू को नाश्ता करने का अवसर मिलता था। राजेश्वर के लिए उनके माता पिता ही सब कुछ थे। जो वह कहते राजेश्वर वही किया करते। किचन में क्या खाना बनना है या उन्हें क्या पहनना है, इन सब का निर्णय उनकी माँ का होता था। कुछ दिन के लिए तो सब अच्छा लग रहा था, फिर मन में रोष होने लगा। यदि वह कभी राजेश्वर से कहती कि कहीं बाहर चलिए या मूवी चलिए तो वह कहते पहले माँ से पूछ लो। वह उन्हें बहुत खराब लगता। धीरे धीरे वह वहाँ की दिनचर्या और जीवन शैली में उन्हें घुटन महसूस होने लगी। राजेश्वर उन्हें खुश देखना चाहते थे, इसलिए जब वह ज़्यादा उदास होती तो वह उन्हें माँ के पास भेज दिया करते। वहाँ जाकर वह खुली हवा में सांस ले पाती, लेकिन आखिर वह वहाँ कितने दिन रहती। राजेश्वर के बिना उनका मन वहाँ नहीं लगता। वह चाहती थी कि वह राजेश्वर की बाहों में बाहें डालकर उन्मुक्त होकर आज़ाद पंछी की तरह यहाँ वहाँ घूमूं फिरूं, लेकिन कभी उन्हें ऑफिस का काम होता तो कभी सास का मन नहीं कर। इस कारण बस मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, बस माँ के पास चेन्नई जाती, वह भी गिने चुने दिनों के लिए। चूँकि राजेश्वर प्रशासनिक अधिकारी थे इसलिए बहुत व्यस्त रहते थे। उनका साथ उन्हें मिलता था, लेकिन जिस उन्मुक्तता की उन्हें चाहत थी वह उन्हें नहीं मिल पाती थी। वह दिन भर ऑफिस में रहते और घर में रहती। उन दिनों लड़कियों का नौकरी करना शर्मनाक समझा जाता था। दिन भर क्या करूं यह समझ नहीं आता था। राजेश्वर की पोस्टिंग चेन्नई से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के पास एक छोटे शहर में हो गई। वह खुशी से झूम उठी थी, लेकिन यहाँ आकर उनकी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई। उनका अकेलापन बढ़ने लगा। वह अपना समय किताबों के साथ बिताने लगी, परंतु निरुद्देश्य किताबें पढ़ना भी ऊब देने लगा। जीवन एक निश्चित दिनचर्या में बंध गया था। तभी उनके शरीर में राजेश्वर की निशानी नवांकुर की आहट सुनाई पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया वह माँ बनने वाली हैं। शुरू के दिनों में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। वह क्षण उनके और राजेश्वर के लिए जीवन के अनूठे अविस्मरणीय पल थे। कई वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें मातृत्व के वरदान से उनकी झोली भरने वाली थी। उस दिन वह राजेश्वर दोनों ही मंदिर गए और भगवान के सामने सिर नवाकर आशीर्वाद मांगा था। राजेश्वर बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी समझ से बड़े मीठे मीठे प्यारे से दिन थे। राजेश्वर के छोटे भाई वेंकटेश उम्र में उन लोगों से काफ़ी छोटे थे और प्रारंभ से उनके साथ ही रहते थे, इसलिए उन्हें उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों की ही थी। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को दमित करते रहने का प्रयास करती रहती थी। यथासंभव घर में सामंजस्य बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को दमित करते रहने का प्रयास करती रहती थीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजेश्वर ने हमेशा अपनी इच्छाओं को ही प्राथमिकता दी। वह अपनी कल्पनाओं में खोई रहती। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि शुरू के कुछ महीनों तक पूर्ण विश्राम आवश्यक है, अतः बिस्तर से भी उठने की मनाही कर दी थी। तीसरा महीना पूरा हुआ ही था कि राजेश्वर के पिताजी को गंभीर दिल का दौरा पड़ा। वह आईसीयू में एडमिट थे और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। उस समय बदहवासी की हालत थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हवाई यात्रा की उन दिनों कोई व्यवस्था नहीं होती थी। राजेश्वर मजबूरी में उन्हें साथ में लेकर चेन्नई के लिए चल दिए। लंबी दूरी की यात्रा ने उनकी आशाओं पर तुषारपात कर दिया। उनके सपने चूर चूर हो गए। वह कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थीं। शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव से वह पूरी तरह टूट गई थीं। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोबारा मातृत्व के लिए लंबे इलाज और देखरेख के बाद ही इनका मां बनना संभव हो सकता है। किसी विशेषज्ञ की सलाह और उपचार के बाद ही मातृत्व संभव है। उन्होंने राजेश्वर को बहुत मनाने का प्रयास किया, परंतु उनका अहंकारी स्वभाव इसके लिए राजी नहीं हुआ और फिर वह मां नहीं बन पाई। वह उदास रहने लगी थी। उन्हें अपना जीवन वृथा
वृथा लगने लगा। उन्होंने अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह अक्सर गाँवों में निकल जाती हैं, वहाँ ग्रामीण महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें सफाई और अन्य उपयोगी जानकारी दिया करती। कुछ महिलाओं को सिलाई सीखने के लिए एक टीचर की भी व्यवस्था की है। उनके सिले कपड़ों को बाजार मिले, इसके लिए भी प्रयत्नशील थी। जल्दी ही पापड़, अचार आदि की कार्यशाला करके उन महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाकर स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही थी। राजेश्वर का उनका घर से निकलकर इन ग्रामीण महिलाओं के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था, परंतु अब वह उनकी इन बातों की परवाह नहीं करती। कविताएं और कहानियां लिखती, अपने अकेलेपन की दुनिया बना ली हैं और उसी में व्यस्त रहती। लेकिन उनके मन का अभाव आज भी उनके मनस को कुरेदता रहता है। एक दिन राजेश्वर ने बच्चा गोद लेने के विषय में बात की तो उनका मन थोड़ा पिघल के उठा और उन्हें भी महसूस हुआ कि यदि वह बच्चा गोद ले लेंगे तो उन लोगों का जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन कुछ सोचकर बोले कि वह अपने माता पिता से पहले अनुमति लेंगे, उसके बाद ही निर्णय कर सकेंगे। राजेश्वर की इस बात से वह क्रोधित हो उठी, लेकिन आदत के अनुसार वह मौन रही। जब उन्होंने अपने माता पिता से पूछा तो वह एकदम नाराज होकर बोले, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? किसी दूसरे खानदान और परिवार का बच्चा अपना वारिस कैसे हो सकता है? यदि तुम ऐसा कदम उठाओगे तो उन लोगों की चिंता को अग्नि देने के अधिकार से वंचित कर दिए जाओगे। वेंकटेश है, उसके बच्चों को ही अपना बच्चा समझो। राजेश्वर ने अनमने ढंग से पिता की बात मान ली और वह भाई के बच्चों पर अपना प्यार लुटाने लगे। लेकिन उन्हें उसी दिन से राजेश्वर और उनके परिवार से घृणा हो गई। यद्यपि कि वह दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। वह अपने ऑफिस और माँ बाप और भाई में उलझे रहते हैं और वह अपनी कविता, कहानियाँ और सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं। गांव में महिलाओं के बीच दीदी के नाम से लोकप्रिय हो गई। महिलाएं जब अपने पति के अत्याचारों की कहानियां सुनाया करती हैं तो उन्हें लगता है कि जो उनके साथ हुआ क्या वही अत्याचार नहीं है। उन्होंने अपने प्रयासों से गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया है, जहां शाम को महिलाएं भी पढ़ने के लिए आती हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या लगभग 11 हो चुकी है और शाम को भी महिलाओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और अब तो पुरुष भी उत्साहित होकर अक्षर ज्ञान और जोड़ना घटाना आने लगे हैं। महिलाओं के लिए समय समय पर बड़ी पापड़, अचार और फूड प्रिजर्वेशन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। उनके छोटे छोटे प्रयासों से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। उनका सदा यही प्रयास रहता है कि कोई भी महिला को उनकी तरह की पराधीनता वाली परिस्थिति से न गुजरना पड़े। हर स्त्री अपने पैरों पर खड़ी हो और वह अपने लिए निर्णय स्वयं ले सके। पहले उन्हें हर समय यही लगता रहता था कि उनका जीवन वृथा हो गया, क्योंकि वह गोल्ड मेडल और तालियों की गूंज उनके कानों में गूंजती रहती थी। लेकिन इन ग्रामीण महिलाओं के बीच काम करने के बाद जीवन की सार्थकता का अनुभव हुआ। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, इन महिलाओं की समस्या का समाधान करने के बाद या उनकी सहायता करने के बाद जो अपार खुशी मिलती है, उसका वर्णन शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है। यह अनुभूति है मंगला जी के 2 शब्दों के सामने। आपके बच्चे मातृत्व की अनुभूति के लिए वह भरभरा कर रो पड़ी थी। शायद ईश्वर ने उन्हें मातृत्व से इन महिलाओं के हित को ध्यान में रख कर ही वंचित रखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।